जागो और खुशी के लिए जागो। आमतौर पर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो रूटीन की वजह से नीरस लगने लगता है। बिल्कुल, ये नीरसता इसलिए भी होती है कि जो हम करना चाहते हैं सिर्फ खुद के लिए ही करना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए हमें अपना दृष्टिकोण बदल कर काम करना है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश रखने के लिए भी। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ भी नीरस नहीं लगेगा और हम भी खुश रहेंगे। तो ऐसा करते हैं प्रतिबिंब, माहौल को खुशनुमा ही बनाते हैं और शुरुआत करते हैं हेलो इंडिया की। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों से जुड़ी सुर्खियां भी। आज आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में आयोजित फ्लावर शो की झलकियां भी। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। आज 18 जून यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का 100वां जन्मदिन। इस अवसर को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को शुभकामनाएं देने और उनसे आशीर्वाद लेने आज सुबह गुजरात के गांधीनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। हम बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं और वो यहां कई योजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में थे। प्रधानमंत्री ने वहां आकांक्षी जिलों के विकास पर और अधिक ध्यान देने की अपील की। साथ ही स्टार्टअप को गति देने के लिए विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। मुख्य सचिवों के इस पहले सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी मजबूत करने के लिए किया गया। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। रक्षा मंत्री की इस समीक्षा बैठक में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और डीएमए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो आज वायुसेना की पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्र हित को हानि पहुंचाना है। वेंकैया नायडू ने लोगों का आह्वान किया कि वो आतंकी सोच से बचें। राष्ट्रपति निवास में जवाहरलाल विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों का आह्वान किया कि वो राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखें। साथ ही उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति में नफरत और असहनशीलता का कोई स्थान नहीं है। We must all work for peace. Protest is a democratic right. Protest is to be peaceful. Violence against whom? Burning railways, burning buses, burning public offices means you are burning your future. This has to be understood by one and all. I feel sad, depressed sometimes when I hear the news. You have every right to express your view, but it should be organized, it should be systematic. It should not be violent. This has to be understood by one and all. As you have tension, you cannot pay attention. इस बीच अभी तक की जानकारी के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। सेना सोमवार तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पर अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर
23 वर्ष कर दी है। आयु में छूट केवल एक बार इस साल की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि ये नई योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से संयम बरतने और रेलवे को राष्ट्र की संपत्ति बताते हुए उसकी रक्षा की अपील की है। प्रदर्शन की वजह से अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। 35 ट्रेन रद्द कर दी गई। मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव कराए जाने की बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि परिसीमन की कवायद हाल ही में पूरी हुई है, जिसके बाद कश्मीर में 47 और जम्मू कश्मीर में 43 सीटों के साथ सीट की कुल संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ पहलगांव में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल और हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन के लिए बीजेपी ने 14 सदस्यों की एक समिति बनाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के संयोजक होंगे। विपक्षी दल भी 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। 2 दशक पुराने प्रस्ताव पर अमल करते हुए चुनाव आयोग ने लोगों को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। आयोग ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के 2 सीट पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव कराने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है। अग्रिम कर संग्रह अच्छा रहने से चालू वित्त वर्ष में जून के मध्य तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। आयकर विभाग ने कहा है कि इस दौरान 3.39 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में जो कॉर्पोरेट कर है उसकी हिस्सेदारी 1.70 लाख करोड़ रुपए रही। साथ ही प्रतिभूति लेन देन कर सहित व्यक्तिगत आयकर के रूप में 1.67 लाख करोड़ रुपए से अधिक संग्रह हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 16 जून 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह बढ़कर 3,39,225 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,33,651 करोड़ रुपए था। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई शुक्रवार को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सरकार ने औपचारिक रूप से इस पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल की बजाय फसल अवशेषों से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। और अब बात बारिश की। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों में इस क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं भूस्खलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम के कम से कम 28 जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। इन जिलों में बाढ़ से तकरीबन 18.94 लाख लोग
प्रभावित हुए हैं। वहीं मेघालय में पिछले 2 दिनों में आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव तेज कर दिया गया है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून से इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं अब खेलों की खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि भारत ने 5 मैचों की सीरीज के चौथे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 16.5 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 87 रन ही बना सकी। और आइए अब तमाम बड़ी खबरें देखते हैं राज्यों से जुड़ी हुई। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ स्कीम के विरोध में नाराज युवाओं का प्रदर्शन बिहार के कई हिस्सों में जारी रहा। साथ ही वाम दलों के छात्र संगठनों के अलावा दूसरे छात्र संगठन भी आज बिहार बंद का महागठबंधन ने समर्थन भी किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की उसके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर पर हमला पंपोर इलाके के संबोरा में हुआ। शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात के दौरान ये हमला हुआ है। कल सुबह रामबन जिले के बनिहाल के रेहमपड़े इलाके के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन और सड़क पर भारी पत्थर गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। कल देर रात तक सड़क को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सड़क निकासी अभियान अभी भी जारी है। सीबीआई ने खाद्य घोटाले मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर छापेमारी की है। भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किए जाने के बाद ये छापेमारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली में 10 छापेमारी की है। अभी सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 20 जून को एमएलसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने मेकेदातु परियोजना और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में परियोजना पर चर्चा करने को लेकर तमिलनाडु की आपत्ति पर विचार विमर्श किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलसवा लैंडफिल में 26 अप्रैल को लगी आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के मामले में एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां आग 10 दिन से अधिक समय तक धधकती रही थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा असम के गुवाहाटी में आज से राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और ये चैंपियनशिप 4 जुलाई तक चलेगी। और अब तमाम बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत और यूरोपीय संघ ने 8 साल से अधिक के अंतराल के बाद शुक्रवार को लंबे समय से लंबित व्यापार और निवेश समझौते के लिए बातचीत फिर शुरू कर दी। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते की वार्ता को फिर शुरू करने की घोषणा के 1 साल बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में वार्ता हुई है। यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त वाल्डिस ने एक ट्वीट में कहा है कि यूरोपीय संघ को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यूरोपीय संघ और भारत ने एक बार फिर मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। आज ब्रसेल्स में वार्ता के लिए उन्होंने मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है ये भी जाहिर किया है। इस बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि इसमें भारत को 100% सफलता मिली है। 2 दिन तक चले गहन विचार विमर्श के बाद कोविड-19 टीकों के लिए अस्थायी पेटेंट छूट पर सहमति बनी और मत्स्य पालन के लिए मिलने वाली नुकसानदायक सब्सिडी को लेकर समझौता हो गया। सम्मेलन के समापन के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा है।
जब विश्व में कई चीजें 30 वर्षों में बदली हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और रेलेवेंट बनाना, WTO को कंटेम्पररी बनाना, आज के समय के अनुसार उसको बनाना, उसके बारे में रिफॉर्म एजेंडा ड्रॉ किया गया। और मैं समझता हूँ ये WTO के लिए भी अच्छा है, विकासशील और कम विकास वाले देशों के लिए भी आगे चल के और अच्छा रहेगा। श्रीलंका को भारत की ओर से नई कर्ज सुविधा की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेखरा ने यह बात कही है। इससे नकदी की तंगी से जूझ रहे देश को अगले 4 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने की अनुमति मिल जाएगी। इस बीच ईंधन के लिए भारत की तरफ से पूर्व निर्धारित $70 करोड़ की ऋण सुविधा के तहत डीजल की अंतिम खेप श्रीलंका पहुंच गई है। आर्थिक संकट से पूरे देश में खाने का सामान, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी हुई। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण निगरानी संस्था ने एक बयान में कहा है कि आतंकवाद वित्त पोषण तंत्र का मुकाबला करने पर अपने सुधारों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए साइट पर दौरे के बाद पाकिस्तान को सूची से हटाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को हटाने की औपचारिक घोषणा स्थल पर निरीक्षण के बाद ही की जा सकती है। तब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। अमेरिकी नियामक ने 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके प्रदान करने को मंजूरी दी है। इससे अगले सप्ताह से बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खाद्य और औषधि प्रशासन की सिफारिश के पहले इसकी सलाहकार समिति ने मॉडर्ना और फाइजर की खुराक दिए जाने की अनुमति दी थी। अमेरिका में वयस्कों के लिए कोविड के टीके उपलब्ध होने के करीब 1.5 साल बाद 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की अनुमति दी गई। देश में 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के एक तरह से देखें तो अनुमानित तौर पर करीब 2 करोड़ बच्चे हैं। और अब बात करते हैं एक दिवसीय मैच में बने एक नए रिकॉर्ड की। इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 498 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। इंग्लैंड की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने इस मैच में शतक बनाए। जॉस बटलर ने 162 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं फिल सॉल्ट ने 122 और डेविड मलान ने 125 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 1 रन के निजी स्कोर पर ओपनर जोसन रॉय आउट हो गए थे। जवाब में नीदरलैंड की टीम 266 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जून 2018 में ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 481 रन का स्कोर बनाया था। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका में विमानन कंपनियों ने 1500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। टिकटों के दाम में बढ़ोतरी की वजह से न्यूयॉर्क के लाडार्डिया हवाई अड्डे पर करीब 1/3 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है, जो युद्धग्रस्त देश की सदस्यता की दिशा में पहला कदम है। सिफारिश पर अब ब्रसेल्स में चर्चा की जाएगी। और अब आज की गतिविधियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज सुबह लगभग 9:15 बजे प्रधानमंत्री पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित श्री कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर की यात्रा करेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उनकी विरासत की यात्रा लगभग 11:30 बजे शुरू होगी। वहीं दोपहर लगभग 12:30 बजे वो वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बेल्जियम में शुरू हुए मैंगो फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ। 17 जून को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था और 1 हफ्ते तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के जरिए जो यूरोपीय संघ के लोग हैं
वो जान पाएंगे कि आमों की किस्में भारत में किस किस तरह की होती है और कितना हम पसंद करते हैं आम। जी हाँ, इन तस्वीरों से पहले ही हमें आमों की महक आनी शुरू हो गई है। आप भी लजीज आमों की महक लीजिए और देखिए ये खास तस्वीरें। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा, विशाल और कार्यशील लोकतंत्र है और इसीलिए दुनिया की कई संसद ने उनके माननीय संसद सदस्य, वहाँ के संसदीय कर्मचारी समय समय पर भारत आते हैं। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर और देखते हैं 18 जून के दिन से जुड़ा इतिहास में क्या कुछ है खास। 18 जून वर्ष 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। बाई को प्यार से मनु भी कहा जाता था। मनु का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वर्ष 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पे उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थी। 17 जून वर्ष 1858 में हीरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु रानी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और सामना करने का निश्चय किया। महज 29 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत की सेना से वीरता से युद्ध किया, परंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे रानी की सेना टिक न पाई और रानी ने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई हर उस वामपंथी मिथक को तोड़ती हैं जो बार बार कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होने के साथ ही शास्त्र का ज्ञान भी रखती थीं। प्रकृति और इंसान की अगर बात करें तो हम थोड़ा कुछ प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है कि प्रकृति से कैसे इंसान को फिर से जोड़ा जाए। तो लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक खास पहल की गई है। जी हाँ, चेन्नई के क्लेवनोर अरंगम हॉल में एक फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इसमें फूलों और फलों से विभिन्न कृतियों को प्रदर्शित किया गया। पहली बार आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता नजर आई। रंग बिरंगे फूलों और फलों से बनी ये खूबसूरत कलाकृतियाँ। ये नजारा है चेन्नई के चेपॉक स्थित क्लेवनोर अरंगम हॉल का, जहाँ पहला फ्लावर शो आयोजित हुआ। इस प्रदर्शनी का आयोजन तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग के जरिए किया गया। अरंगम हॉल में लगी प्रदर्शनी में फूलों से विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाई गयी, जो वहाँ जाने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इतना ही नहीं, फूलों के अलावा यहाँ फलों से भी कलाकारों ने बेहद रचनात्मक ढंग से आकृतियाँ बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया। प्रदर्शनी देखने आए लोग इससे इतने प्रभावित दिखे कि वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। I came here from Mogapur to see the first Chennai flower show arranged by the government. It is very beautiful to see this initiation. There are lots of beautiful statues of animals and birds and, with vegetables, fruits and flowers. It is a very good initiative. The kids are loving it. This is a wonderful show and I really enjoy it.
I just on seeing the TV, I just rushed to see how it happened. It has come out very well and it's a wonderful show. I enjoy and I wish all the best and wish the government should continue for the years to come also. इस फ्लावर शो का उद्घाटन चिपॉक ट्रिप्लिकेन विधायक उदयनिधि स्टालिन ने किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के हिल स्टेशनों जैसे नीलगिरी, कोडाकनाल, येलागिरी में हर साल फ्लावर शो होता है। चेन्नई में ऐसा पहली बार हो रहा है। यही वजह है कि लोगों में इस फ्लावर शो को लेकर काफी उत्सुकता है और वो हर साल ऐसे प्रदर्शन को देखना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह सरकार ने इस बार आगे बढ़ते हुए ये कदम उठाया है, वैसा ही वो आगे आने वाले दिनों में भी करते हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। आज हम कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को हेलो इंडिया में प्रकृति के खासे नज़दीक ले आए हैं। पहले मैंगो फेस्टिवल और ये अब फ्लावर शो। बिल्कुल, और अब बता देते हैं कि जो सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम है और खासकर हेलो इंडिया है, उसे आप हमारे टीवी चैनल के अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी देख सकते हैं। आपका अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। जी हाँ, साथ ही सनसेट टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है और आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक भेज सकते हैं। तो फिलहाल अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हैदराबाद के डुंडीगल वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की तस्वीरों के साथ। जी हाँ, मुझे और प्रीति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।